नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। संसद का शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है और ये 16 दिसंबर तक चलेगा। वैसे तो शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में बुलाया जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने इसे कुछ पहले आहूत किया है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि 1 अप्रैल से जीएसटी लागू हो जाए और इसके अलावा जो आम बजट है इस बार वो भी महीना भर पहले आ जाएगा। बहरहाल विपक्ष के पास भी मुद्दों की कोई कमी नहीं है और यही जानने के लिए हमारे पास इस समय 3 नुमाइंदे पार्टियों के मौजूद हैं। आइए उनसे जानें उनके मुद्दे और उनके बारे में। सबसे पहले आइए उनका परिचय आपसे कराएं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। आपका स्वागत है गोपाल जी। हमारे साथ टॉम वडक्कन साहब हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आते हैं। आपका स्वागत है टॉम जी। और हमारे साथ ऋता बनर्जी जी हैं जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं। आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले विपक्ष से ही हम शुरू करें। बहुत सारे मुद्दों के साथ उसकी तैयारी है। इस बार के सत्र में क्या कुछ छाया रहेगा? टॉम जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्हें इस बार शीतकालीन सत्र में आपकी पार्टी उठाएगी? वैसे तो 12 इश्यूज हैं, लगभग बिल्स है, पेंडिंग है जी, और कोशिश हमारे तरफ से रहेगा टोटली इन बिल्स की तरफ फोकस रहे। लेकिन मुद्दे ऐसे हैं जी जो आप हालात जानते हैं कि लोग सड़क पर आ चुके हैं और इन हालातों में हमें लोकतंत्र में अगर पार्लियामेंट में ये इश्यूज नहीं लाएंगे लोग खिलाफ हो जाएंगे। ये इश्यू बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट का नहीं है, ये इश्यू है लोगों का। गरीब जनता सड़क पर उतर आए हैं और क्यों? एक विशेष डिसीजन लिया गया और इस देश में जिसमें 12% जीडीपी का करेंसी सर्कुलेशन है, जब आपने एक डिसीजन लिया रात का 8 बजे करीबन कि भाई आपका जो घर में जो पैसे हैं, मैं ब्लैक मनी के जिक्र नहीं कर रहा हूं, ब्लैक मनी वाले वो आज भी बरकरार है जैसे भी है, लेकिन गरीब आदमी घबरा गया, जो जेब में है वो सब कागज। और कौन कह रहा है? ये प्रधानमंत्री इस देश का। वो गरीब आदमी अगला दिन लाइन में लग गए और लाइन में लगातार 6 दिन से लगे हुए और पैसा कुछ नहीं आया। और ये भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास करते हैं, जैसे आपका ये मैरिज सीजन है, देव उठनी कहते हैं, एकादशी है जिसमें शादियां होता है। अरे भाई एक महीने बाद होता आपका डिसीजन। क्या ऐसा जल्दी था कि रात को 8 बजे आपने हो सकता है 1 महीने बाद सिखों की, मुस्लिम्स की, किसी पारसियों की, किसी और की शादियां होती हों? मैं आपसे पूछ सकता हूं, 1 घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी पैसा डिपॉजिट कर रहा है बैंक में। खबर था इनको, 6 महीने से तैयारी कर रहा है, कभी कभी 1 साल का तैयारी कर रहा है। इनको अपने जो वेंडिंग मशीन्स में पैसे मशीन सिस्टम में लाने का टाइम नहीं है इनके पास। विमुद्रीकरण, नोटबंदी एक इशू हो गया। दूसरा एलओसी में क्या हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, एजुकेशन पॉलिसी पर क्या हो रहा है, सरगेसी, एंटी करप्शन का इश्यूज है, बेनामी प्रॉपर्टी का इश्यूज है। इश्यूज लगातार हैं, हम डिस्कस करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि इन चीजों पर फोकस हो, लोगों का इश्यू है। आखिरकार इलेक्ट कर लोगों ने भेजा है और भेजकर ये डिस्कशन वो सुनने चाहते हैं कि ये क्या कहेंगे और क्या करेंगे। जरा ऋता बनर्जी जी की भी राय लेते हैं। आपकी पार्टी की तरफ से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप उठाने वाले हैं? देखिए, ये जो सेशन है 1 महीने 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक, मगर इफेक्टिव वर्किंग डेज का अगर हम देखें तो ओनली 18 वर्किंग डेज है, क्योंकि फ्राइडे करके प्राइवेट मेंबर बिल रहता है, तो ओनली 18 वर्किंग डेज है। तो सेशन छोटा सा सेशन है। पहले जो 3rd वीक में शुरू होता था वो चलता था भी 24 तारीख तक। लास्ट सेशन में भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं ये सिर्फ हमारा पार्टी का अकेला का नहीं है। आज ऑपोजिशन का मीटिंग होने जा रहा है कुछ देर में। ऑपोजिशन पार्टी एक साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि वडक्कन साहब ने जो कहा, जो जिस तरीके से अवाम के ऊपर जो हमले हुए हैं, अवाम का जो मुद्दे हैं, और देखिए ब्लैक मनी को लाना चाहिए, कोई ब्लैक मनी का खिलाफ नहीं है, मगर जिस तरीके से ये हुआ है और अवाम को भुगतना पड़ रहा है। मैं बंगाल का वो जो जिक्र वडक्कन साहब ने किया, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी का सफेद पैसा है, मगर अनाउंसमेंट का 1 घंटा 2 घंटा पहले 60 लाख रुपया 500 का नोट, 1000 का नोट, फिर 40 लाख रुपया 500 का नोट, 1000 का नोट, और 1 हफ्ता के अंदर 3 करोड़ कैश। तो क्वेश्चन ये है कि क्या बीजेपी का बंगाल में ये हुआ तो बीजेपी क्या पूरी साल में 52 वीक में हर हफ्ते 3 करोड़ करके रुपया डालता है? अचानक हो गया तो बीजेपी को मालूम था
बीजेपी का लोगों को मालूम था, आवाम को मालूम नहीं था। और इसके साथ कश्मीर का मुद्दे हैं, इसके साथ एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दे हैं, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी लेकर पिछले सेशन में कंप्लीट नहीं हुआ, ये जो चर्चा कंप्लीट नहीं हुआ, और बहुत सारे मुद्दे हैं, डिस्कशन का जरूरत है। और इसमें साथ साथ बेनामी है, बेनामी ट्रांजैक्शन, क्योंकि लास्ट पार्लियामेंट सेशन में बेनामी ट्रांजैक्शन, ये विलफुल डिफॉल्टर्स का सवाल है, ये भी आएगा। सिटीजनशिप का मुद्दा है जो अभी चल रहा है, वो खत्म होगा कि नहीं होगा ये मालूम नहीं है। जो ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल है, बहुत जरूरी बिल है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट पारित करना चाहता है, मगर अभी पूरा स्टेक होल्डर्स का सुनाई नहीं हुआ। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। गोपाल जी, जिस तरह के मुद्दे जिनकी ध्वनि हमने कुछ सुनी यहाँ पर, किस तरह की तैयारी है सरकार की, और इस तरह के मुद्दों के जवाब देने के लिए कितने तैयार है सत्ता? देखिए, हम मानते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त देश में भ्रष्टाचार है, और जो टेररिस्ट और इसका इशू था, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इन्फिल्ट्रेशन है, ये दो देश के लिए बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन दोनों पे ही सरकार ने काफी स्ट्रांगली एक्शंस लिए हैं। तो चाहे अभी इस विंटर सेशन में लेना है, तो इन, और तीसरा मुद्दा है देश की आर्थिक व्यवस्था। तो इन तीनों के लिए सरकार बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड है। अब चाहे वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस पर डिबेट करना चाहते हैं, हम करने को तैयार हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार के लिए एक तो डिमोनेटाइजेशन एक महत्वपूर्ण इशू है जो सरकार ने उठाया है, खुद ही उठाया है, तो हम चर्चा जवाब देने को तैयार है। जो भी समस्याएं जनता की है, उनकी अपनी है, उस पर चर्चा करने को तैयार है। तीसरी बात, अगर भ्रष्टाचार के केवल यही इशू नहीं है, और भी है, तो जो बेनामी प्रॉपर्टी है, फिर दूसरा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल है, तीसरा ये जो विसल ब्लोअर्स जो बिल है, इन तीनों को भी ला रहे हैं। और जो तीसरा महत्वपूर्ण मैंने मुद्दा बताया, जो आर्थिक, देश की आर्थिक गति को आगे बढ़ाने का, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स का, उसमें जीएसटी महत्वपूर्ण है। तो हमारा अपोजिशन से बहुत रिक्वेस्ट है, या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पार्लियामेंट के सेशन के एक्टिविटीज को दो हिस्सों में वो लेके चलें। एक तो है जो बिल गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरकार चलाने के लिए आवश्यक है, वो बिल लिस्टेड भी हैं, लगभग 10 बिल वो हैं, उस तरह के जो बिल्स हैं, उन पे तो अपोजिशन से हम बहुत सहयोग चाहते हैं, उनको पास करें, उनके इशू वाइज डिबेट करके खत्म कर। जो बाकी डिबेटेबल इश्यूज हैं, वो तो कितने ही एक्सटेंड हो सकते हैं, पब्लिक फोरम में भी होते हैं, सरकार से वो क्वेश्चन करें, सरकार के लोग जवाब देंगे, प्राइम मिनिस्टर जिससे भी वो स्टेटमेंट चाहते हैं, वित्त मंत्री से चाहते हैं, वो देंगे। लेकिन इन डिबेटेबल इशू के टाइम को इस तरह ना कंज्यूम कर दें कि जैसे इन्होंने भी बताया कि 18 दिन का या टोटल 1 महीने का ही सेशन है, तो उसमें जो बिल्स हैं उस पे स्पेसिफिक क्लॉज वाइज डिबेट करके उनको पास होने दें। इंपॉर्टेंस हमारी उन चीजों की है, बाकी डिबेट्स में हम आंसर देने को तैयार हैं। लेकिन गोपाल जी, जैसे कुछ सवाल उठाए, अभी दोनों ने ही उठाए, खासतौर से विमुद्रीकरण को लेकर दो तरह की बातें इन्होंने कही। एक तो ये कि साहब क्या इससे वाकई अमीरों के ऊपर गाज गिर रही है, और दूसरा ये कि क्या जो परेशानियां लोगों को हो रही हैं उसकी सरकार के पास कोई जवाब है कि नहीं। और तीसरी बात इन्होंने ये उठाई कि क्या इसकी भनक पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को थी। ये जो 3 अहम सवाल हैं, इसको किस तरह से जवाब देने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, पहला जो आपने, इन्होंने भी सवाल उठाया कि क्या विमुद्रीकरण से भ्रष्टाचार या काले धन पे कमी होती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, चाहे इंटरनेशनली है, हम कोई नहीं कह रहे कि यह पहली बार हमने कर दिया। पूरे विश्व में अभी भी यूरोपियन यूनियन ने 500 यूरो का एक डीमोनेटाइज अभी किया है। तो जो डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण एक बहुत स्टैब्लिश्ड मीन्स है, जो देश में काला धन सर्कुलेट हो रहा हो, फेक करेंसी हो, या जो टेररिस्ट मनी हो, उसको रोकने के लिए। तो सरकार ने इसको उसी तरह लिया है। इससे कोई करप्शन हम 100% खत्म कर देंगे, ये हम कहीं दावा नहीं कर रहे हैं। करप्शन के लिए और स्टेप्स ले रहे हैं, पहले भी लिए और भी लेंगे। तो यह चीज समझनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो जनता को प्रॉब्लम आ रही है, वह इसलिए आ रही है कि सडनली सरकार ने अनाउंस किया। यह जो मेनली कहने, तो प्रधानमंत्री ने कल भी कहा है अपने भाषण में कि इसमें सीक्रेसी जो रखनी थी वो बड़ी आवश्यकता है। जो पहले भी हुए वो फेल इसीलिए हुए, पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं चर्चा में निकल गया, या सरकारों ने टाइम दे दिया कि इस पीरियड के बाद करेंगे। उसके कारण 100% वो काले धन को खत्म करने के लिए नहीं सक्षम हुए। तो इस बार इसलिए सीक्रेसी को बहुत इंपॉर्टेंट रखा, और वह सीक्रेसी इस लेवल तक थी कि
हमारे हिसाब से पार्टी के भी किसी लोगों को, सरकार के लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पता था। अगर कोई प्रूफ देंगे तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। और अगर ये कहते हैं कि इन्होंने बैंकों में हमने जमा कराया, बीजेपी के आदमी ने, तो वो तो हम सरकार कह रहे हैं कोई भी जमा कर सकता है। आपका अगर आप बैंक में जमा करें, ये इटसेल्फ प्रूफ, अगर आप बता सकते हैं कि आपका है, जेन्युइन है, हमारे पास वो जेन्युइन था, हम जमा कर रहे हैं। अगर हम जमा नहीं करते और इधर उधर करते तो फिर बात है। तो फिर ये तीनों प्रश्न का जवाब मेरे ख्याल से हम अभी भी दे रहे हैं, पार्लियामेंट में भी दे देंगे। जी, टॉम वर्डकन जी, ये जो भ्रष्टाचार पे लड़ाई है, ये एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, आप सबकी लड़ाई है कि भ्रष्टाचार पे कुठाराघात हो, काला धन बाहर आए, सब इतना बड़ा बड़ा इलेक्शन से लेके और पहले तक, मतलब लगातार ये मुद्दा देश में गर्म रहा है। अब क्यों, जब एक स्टेप सरकार ने लिया है, क्यों इतना बड़ा इस मुद्दे को फुलाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? क्या इस पे आप लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा, जनता को बताना नहीं पड़ेगा कि कैसे लगाम लगाएंगे आप भ्रष्टाचार पे अगर स्टेप नहीं लेंगे तो? देखिए, हमने इनका ज्ञान सुना, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कहा, 16 लाख आपको मिला होगा, अभी तक ये नहीं मिला है तो ठीक है। आज आपका पैसा बैंक में है तो आप वहां जा नहीं सकते, और आपका विड्रॉल एक दिन में 4500 कर दिया आपने। अपना पैसा लेने के लिए आपको विड्रॉल तो आप 24,000 कर सकते हैं। हाँ, इसका मतलब आप भी समझते हैं, ये करेंसी एक्सचेंज हुआ है। अब करेंसी एक्सचेंज आपने क्या किया, इसका जो करेंसी का जो वैल्यू एडिशन जो किया है, 1000 रुपया का नोट आपने कहा कि भाई सब ब्लैक मनी वालों के पास है, हम उसको काटने चाहते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन। और क्या सर्जिकल ऑपरेशन, 2000 का नोट ले आया। अब मुझे ये बताइए, आप फायदा कर रहे हैं या उनको कवर कर रहे हैं? 30,000 करोड़ इस देश से विदेश पहुंचा है। 2 करोड़ आप रेमिटेंस करने का जो संविधान हम लोगों ने किया था, लेकिन कोई भेज नहीं रहा था क्योंकि था नहीं। आज 300% आपका जो वेल्थ, इंडियन वेल्थ है, 75% था लास्ट फिगर। अभी 30,000 करोड़ 11 महीने में देश से बाहर गया है। कौन गया, किसने भेजा, क्यों गया, प्रश्न है। अभी इन्होंने कहा कि भाई हमने पैसा डिपॉजिट किया, वो आपका हक है, अभी हम मना थोड़ी कर रहे हैं, आप कभी भी डिपॉजिट करिए। लेकिन प्रश्न ये है, 1 घंटा पहले जब आप सूटकेस लेकर बैंक्स में जाते हैं और डिपॉजिट करते हैं, प्रश्न चिन्ह जब लगता है। और प्रश्न ये है, किस किस नेताओं को ये पता था? नहीं तो वो पहले करते ना। नहीं, अभी कम से कम 1 घंटा पहले अगर उन्हें पता होता कि ये आप ही कह रहे हैं 1 घंटा पहले। नहीं, गोपाल जी, प्रश्न इसलिए आया कि बीजेपी का बंगाल यूनिट आप लोगों का पूरा देश में जो उतना ताकतवर है नहीं। एक हफ्ते में 500 और 1000 रुपीस का नोट में 3 करोड़ रुपया जमा किया गया। बीजेपी मास कलेक्शन नहीं करता है, 20,000 से ज्यादा पैसा लेना है, करता नहीं है। मैं तो देखता हूँ बंगाल में नहीं, बंगाल हमारे रिटर्न्स में देख लीजिए, नहीं, वही क्वेश्चन है बंगाल का। अब सुन लीजिए ना, वो टीवी में आया, डीडी चैनल में भी दिखाया गया। बंगाल का बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट जो एमएलए भी है, उन्होंने कहा कि हम लोग तो डोनेशन लेते हैं, हमारे पास पैसा था नहीं। क्वेश्चन जो टॉम वर्डकन जी ने भी बोला, वो टाइमिंग का है। तो बीजेपी को पता था। देखिए, हम लोग सब लोग, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लास्ट पार्लियामेंट के सत्र में सब पॉलिटिकल पार्टी, ये सिर्फ बेनामी नहीं, सरफेसी एक्ट का सब लोग सपोर्ट किया। मगर दिक्कत क्या है, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का कहना था जो 101st जो विलफुल डिफॉल्टर्स है, जो पैसा नहीं दे रहे, उनका नाम आप बता दीजिए देश को। मगर गवर्नमेंट नाम बताने के लिए राजी नहीं है। ये विलफुल डिफॉल्टर्स, ये सब जो चीज एक एक करके अलग अलग नहीं है, बातें कर रहे हैं तो वो अलग इश्यू है। नहीं, ये सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन और सरफेसी एक्ट दोनों जो पारित हुआ, ये अच्छा है, हम लोग भी सपोर्ट किया। पर नित्यानंद जी, एक बात जनता भी ये पूछ रही है कि आप लोग सब तो बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ कि उस पर लगाम लगानी चाहिए, और इस तरह की आरोप भी सरकार पे लगाते रहे कि जी अमीरों को, उद्योगपतियों को सपोर्ट करते हैं, आम आदमी को नहीं। अब जबकि वो इस तरह के स्टेप निकल कर आ रहे हैं, तो आप ही लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जनता जो इतने आराम से अपनी परेशानियों को झेलते हुए भी लाइनों में खड़ी हुई है, वो भी तो कुछ कह रही है? क्या आपको नहीं लगता कि उनका स्वर भी आपको अंदर तक पहुंचाना चाहिए? क्या कह रहे हैं, मैं कल खुद 3 घंटा वहां फॉर्म फिलअप कर रहा था लोगों को हेल्प करने के लिए सॉल्ट लेक सिटी में। तो लोग क्या कह रहे हैं हम लोग को मालूम है, और डीडी चैनल क्या दिखा रहा है वो भी हम लोग को मालूम है। तुम्हें जहां तक जनता की बात बाद में करेंगे, जनता को जहां तक मेरा
उस पर कल ही प्रधानमंत्री ने रात के 1:30 बजे तक मीटिंग लेके उन समस्याओं के लिए समाधान में 16 पॉइंट्स निकाले। पॉइंट्स तो बहुत बढ़िया है, मगर आवाम का कोई हल नहीं हो रहा है। नोटबंदी से अगले इशू पे हम चलते हैं, नोटबंदी से अगले इशू पे चलते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर और जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर भी कुछ सवाल उठाए हैं। किस प्रकार से सरकार उनके जवाब देने के लिए तैयार है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जरूरी था और वह एक पाकिस्तान को मैसेज देना बहुत आवश्यक था। जिस तरह से वो बार बार एलओसी पे लाइन ऑफ कंट्रोल को उल्लंघन कर रहा था, वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहा था, वो हमारे यहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा था, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इन्फिल्ट्रेटर्स को भेज के, उसको एक बहुत मैसेज स्ट्रॉन्ग देना था। और साथ ही वो मैसेज पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी देना था कि टेररिज्म में स्ट्रॉन्ग स्टेप, एक यूनाइटेड एक्शन लेना पड़ेगा। उन दोनों चीजों पे हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार सफल हुई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी टेररिज्म पे साथ में आई, उस पे अगर कोई चर्चा होगी तो करेंगे। जहां तक कश्मीर की समस्या है, हम फेडरल स्ट्रक्चर पे पूरी तरह से हमारे देश में विश्वास रखते हैं। वहां पे इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल प्रॉब्लम्स को वो स्टेट गवर्नमेंट टैकल कर रही है। जैसे स्कूल्स बंद हो गए थे, कई दिनों से परीक्षा नहीं हो रही थी, आज ही 174 स्कूलों में आज परीक्षा करवाई है सरकार ने। बड़ी मतलब रुकावट थी, कई तरह की समस्याएं थी, लेकिन सरकार ने 174 स्कूल में करवाए। और जहां सेंटर का रोल है वो सेंटर कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट जहां पे करना चाहिए वो कर रही है। टॉम वकडक्कन जी, खासतौर से इस मामले को लेकर पाकिस्तान के बारे में जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान है जो मानता नहीं, और जिस तरह की सीमा पार से जिस प्रकार का आतंकवाद पोषित कर रहा है और जो सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है, और हम जानते हैं कि सीजफायर उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान की ओर से, इस दृष्टिकोण से आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें उठाने वाले हैं, सवाल उठाने वाले हैं? देखिए, हम तो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कहा भी और रिकॉर्ड पर भी है कि अच्छी बात है, लेकिन आपने जो कहा कि मैसेज भेजा गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, आप एनएसजी का इशू लीजिएगा, चीन ने आपको पोस्ट किया है आपका एंट्री। अब जहां तक ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में मैं समझ सकता हूँ, वन पार्टी गवर्नमेंट है तो फेडरल स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडेबल है। कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट आज तक ताला लगा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। मैं एक मेटाफर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कर्फ्यू आज है कल नहीं है, स्कूलों की बात करा, परीक्षा हुआ लेकिन कुछ पढ़ाई भी हुआ, स्कूल जल रहे थे, क्या हुआ? पीडीपी गवर्नमेंट बैठा है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं बताया गया किसने किया ये। सेपरेटिस्ट कह रहे हमने नहीं किया, सरकार कह रहा है अभी तक कुछ लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन अभी तक कोई नहीं ये नहीं पता कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन परीक्षा चलाना और कंडक्ट करना बड़ी बात नहीं है। बच्चे क्या सीखा, स्कूल है नहीं है, प्रश्न ये है। और एलओसी के मामले में मैं कंप्लीट करूं, एलओसी के मामले में आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया पाकिस्तान को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। पाकिस्तान क्या डर गए हैं अभी? क्यों लगातार एलओसी पर अटैक हो रहे हैं? क्या कर रहे हैं? डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं मीटिंग में कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक, फर्स्ट स्ट्राइक कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री से नोटिफिकेशन आता है कि वो उनका पर्सनल व्यू था। इस देश का डिफेंस मिनिस्टर का व्यूज भाषण देते हैं, एक डिफेंस मिनिस्ट्री से दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, डिफेंस सेक्रेटरी का आ रहा है। क्या हो रहा है इस देश में? जी ऋतव्रता जी, देखिए, कश्मीर का जो बार बार सब अपोजिशन पार्टी बोल रहा है, हम बहुत दिन पहले से ये बोला जा रहा था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना चाहिए, वो भी बहुत समय टाल गया उसमें, अल्टीमेटली गया, मगर उसके बाद भी इधर पर चर्चा हुआ। डायलॉग का जरूरत है, सिर्फ मोनोलॉग से कोई जो प्रॉब्लम है उसका हल नहीं होगा, डायलॉग का जरूरत है। और खास करके कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी का कोalition है, और पिछले कभी हुआ नहीं, 200 साल में पहली बार ईद का नमाज नहीं हुआ। ये तो कभी माने टाइम देखिए, तो ये जो स्थिति है, वडगन साहब जो बोल रहे थे ताला लग गया है, तो इतना दिन, ये तो कोई कम समय नहीं है, 4 महीने हो गया, कितने लोगों का मौत हुआ, कॉमन सिविलियंस कितने मरे हैं। और जो परफोरेशन है ना, ये पेलेट गन से जो परफोरेशन हो रहे हैं, जो छेद हो रहे हैं, ये सिर्फ कश्मीरी युवा के शरीर में छेद नहीं हो रहे, पूरी हिंदुस्तान का जो यूनिटी है उसके अंदर छेद हो रहे हैं। जी, एक डायलॉग की बात भी उठा रहे हैं कि शांति की बात भी उठा रहे हैं, उसको भी आप अपने अगर जवाब में समेट के बताएं कि किस तरह के जवाबों के साथ सरकार की तैयारी है। नहीं, देखिए, टेररिस्ट और जो अलगाववादी हैं उनके साथ शांति की वार्ता नहीं हो सकती। वार्ता तो आपने 70 साल से करके देख ली ना। स्टेक होल्डर्स में और भी लोग हैं,
स्टेक होल्डर में जम्मू के लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं, देश के पूरा देश भी स्टेक होल्डर, कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो इन केवल आप कहोगे कि एक ही आदमी की इच्छा शक्ति या उसी की बात चलेगी। जहां तक ये अपने बच्चे हैं, जिन बच्चों के पैलेट गन्स के, तो सरकार ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर हम ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म आर्मी को देते तो वो और खतरनाक हो सकते। तो इन चीजों पे डिबेट्स तो हो सकते हैं, पार्टी मीटिंग में ये तैयार हुआ, बात आया कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल बंद करो। उसको इम्प्लीमेंट तो प्रश्न पूछना चाहता हूं अग्रवाल साहब से। यशवंत सिन्हा अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है ना? लेकिन जो है ना या नहीं है, लेकिन उन्होंने गए थे वो पार्टी का ऑफिशियल डेलीगेशन। देखिए ये प्रॉब्लम है, एक ऑफिशियल लाइन है, डिफेंस मिनिस्टर कहता है कुछ और शाम को ये आ जाता है कि ऑफिशियल लाइन नहीं है। अभी इनको समझाना पड़ेगा देशवासियों को इनका ऑफिशियल लाइन क्या है, अनऑफिशियल लाइन। हम डिनाई नहीं कर रहे। देखिए जब स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो सारी गवर्नमेंटल वो थोड़ी होंगे। अब बाहर इंडिपेंडेंट भी लोग जा रहे हैं। अब वेरियस पार्टीज गए थे, वहां पे हुर्रियत लीडर से मिले थे, तो उनको कोई मना नहीं, मतलब अलग। तो जब आपको स्टेक होल्डर से डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, सबकी ओपिनियन सरकार के पास आना चाहिए। यशवंत सिन्हा जी की भी आनी चाहिए, सीपीएम की भी आना चाहिए, कांग्रेस की भी आना चाहिए, और बाकी के प्रदेशों के लोगों की भी आनी चाहिए। गोपाल जी, एक और महत्वपूर्ण विषय जो कि बार बार उठा और बहुत प्रमुखता से, बहुत वोकल होकर सरकार ने की तरफ से भी आया, 3 तलाक को लेकर। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा भी इस बार छाया रहेगा? 3 तलाक को लेकर सरकार ने जिस प्रकार का मत स्पष्ट किया है कि वो इसके खिलाफ है, क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए 3 तलाक को जो भारतीय जनता पार्टी जो देखती है वो एक तरीके से विमेन राइट्स को देखती है। इमेंसिपेशन ऑफ विमेन्स जो हमारे देश में, वो धर्म के ऊपर उस दृष्टिकोण से नहीं जाना चाहिए। इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड से अलग रखना चाहिए, और वही बात है। और ये एक्चुअली लॉ कमीशन के पास है। उस लॉ कमीशन ने सब स्टेक होल्डर से, उसने भी अपनी ओपिनियन मांगी। इट इज ओपन, आप उस पर कोई भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लोग दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी ओपिनियन है। हम ये मानते हैं कि ट्रिपल तलाक अपने आप में धर्म से ना जोड़ के वह कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। और हमारे जो देश का सिविल कोड का कानून है या क्रिमिनल कोड है, उसकी सुपीरियरिटी एक तरीके से एक उनके सबके समाज के उत्थान और बदलाव के लिए जरूरी है। जी, आपको लगता है कि ये मुद्दा भी आप लोग उठाएंगे? देखिए मुद्दा तो उठेंगे। इशू ये है कि मैटर सब जुडिस है, तो मैं अभी टेलीविजन पर ये बात कंप्लीट अपना ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं करने, सेंसिटिव इशू है। स्टेक होल्डर्स, जैसे ये हर बार कहते हैं स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करिए, तो इनका स्टेक होल्डर्स वो भी होना चाहिए जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स है। ये नहीं कि एक ऐसा यूनिट से बात करें आप नहीं। लॉ कमीशन कर रहा है, सरकार तो कर ही नहीं रही। एक सेपरेट लॉ कमीशन है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है और उनसे बातचीत करिए। और जो भी स्टेक होल्डर्स कहते हैं, कोर्ट क्या कहते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग एक लार्जर डिबेट। और लॉ कमीशन जब अपनी ओपिनियन सरकार के पास आएगी, पहले तो लॉ कमीशन के पास जाना है, वो अपनी ओपिनियन बनाएंगे, और वो स्टेटेड ओपिनियन जब सरकार के पास लाएंगे तब सरकार इस पर स्टैंड लेगी। मैं एक बात और जोड़ने चाहता हूं, इसका जो एम्फेसिस है इलेक्शन के डेडलाइन से जरा हटकर करें, क्योंकि इसको पॉलिटिसाइज करने का कोशिश ना करें। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात आपने उठाई, उस पे किस तरह की बात को, चर्चा को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? लास्ट सेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हुआ था। इतने सारे मेंबर्स हमारे हाउस में अपने नाम दिया, वो खत्म नहीं हो पाया, रात 9 बजे तक चला, मगर तब भी 15-16 लोग बाकी थे। तो जयराम रमेश ने हाउस में ही बोला इसको चर्चा ले जाना चाहिए, मिनिस्टर भी राजी हुआ। एक मीटिंग भी हुआ, मैं उस मीटिंग में था, मगर उसके बाद फिर कॉन्क्रीटली कुछ हुआ नहीं। तो ये सेशन में ही आएगा, क्योंकि हम लोग का जो कहना है, मिनिस्टर ने ये कहा ये ड्राफ्ट पॉलिसी है इनपुट से, मगर हम लोग के लिए जो हैरानी का बात है, जो ड्राफ्ट पॉलिसी इनपुट्स होने में कोई दिक्कत नहीं, आरएसएस जरूर इनपुट दे सकता है, मगर सीताराम येचुरी जो डिस्कशन इनिशिएट किए थे वो दिखाए कि ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है इसमें अनगिनत सेक्शन से जो अमरकंटक का आरएसएस का डॉक्यूमेंट का एकदम काट एंड पेस्ट है। देखिए जहां पे एजुकेशन पॉलिसी की बात है, जो एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि वो भी उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला और इनपुट बेस्ड ये पॉलिसी है जिसपे ओपिनियन दे सकते हैं। जहां तक आप आरएसएस के जो इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट नहीं, वो ड्राफ्ट में ही है, तो इनपुट होने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 26,000 दे सकता है, अचानक आरएसएस का जो आरएसएस जो बोल रहा है पूरा ड्राफ्ट वही बन गया। नहीं, यही तो क्वेश्चन है। आज आरएसएस 26,000 स्कूल देश में चला रहा है, हाँ, जिसमें पूरा हिंदुस्तान का हिस्ट्री बदलने का काम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में।
पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी कोई एजुकेशनल एनजीओ आरएसएस का स्कूल में तो वही दिखाया जा रहा है ओपिनियन कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं ये किया तो उसकी ओपिनियन लेना जरूरी है। ओके, अच्छा गोपाल जी ये बताइए कि कई नए बिल भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, पुराने बिलों को आगे बढ़ाने वाले हैं, और जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके सपोर्टिंग जो बिल्स हैं उसको पास करना है, तो ये जो विधायी कार्य है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के सत्र के लिए। हमारा यही रिक्वेस्ट है, इसीलिए अब ऑल पार्टी मीट भी होगी और सरकार का आउटरीच भी है कि यह पहले जो जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण बिल हैं जो अप्रैल तक हमें इंप्लीमेंट करने हैं। दूसरा, हमारे लिए भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए 3 बिल महत्वपूर्ण है, जिसमें विसल ब्लोअर है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और एक बेनामी प्रॉपर्टी है। 10 साल पहले ये बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बन गया था, लेकिन रूल्स अभी तक नहीं बनाए। तो हम पहली बार एक्टिवली इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पास हो गया लास्ट टाइम। हाँ, और लेकिन उसमें रूल्स बनाने जरूरी है। रूल्स तो इस बार रूल्स तो हमारा ये जो 4-5 बिल हैं जो महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर अपोजिशन से सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि ये देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए महत्वपूर्ण है। इनको पास होने जी। टॉम वडक्कन जी, पिछले सत्र में, मानसून सत्र में हमने देखा कि आराम से गुजरा, कोई इतना कुछ हुआ नहीं। क्या उम्मीद करें कि इस बार का सत्र भी आप लोग उस तरह से हंगामेदार ना बना के सिर्फ चर्चा करेंगे, और क्या कुछ उम्मीदें हैं फाइनल कमेंट्स में शॉर्ट में बताइएगा। देखिए, हमारा पूरा कोशिश है कि कोई भी समस्या के बिना ये, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजाया जाता है, पर फिर भी एक हाथ कैसा रहेगा ये तो बताइए। एक हाथ सपोर्ट करे, दूसरा हाथ अगर बॉयकॉट करे, हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों का इश्यू लाने चाहते हैं, क्योंकि लोग हमसे पूछेंगे कि भाई ये इश्यू क्यों नहीं लाया। तो कोशिश ये होना चाहिए कि रूलिंग पार्टी अपना रोल है अदा करे और उससे आगे बढ़ाने की कोशिश करे। हमारी तरफ से कॉपरेशन होगा। मैं कांग्रेस की तरफ से भी बोल रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ से भी, सबसे हमारा फाइट अगेंस्ट करप्शन is a strong pillar of our basis। उसमें कॉपरेशन चाहेंगे हम, गवर्नमेंट से भी कॉपरेशन, क्योंकि वो पावर में, करप्शन जो है हमारे पास कुछ पावर नहीं, पावर यही है। तो यहाँ करप्शन रोकने हम पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, रिता ब्रता जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी और कितना कोऑपरेट करेंगे? गवर्नमेंट का मोड जितना ज्यादा एकोमोडेटिव रहेगा, ऑपोजिशन का रोल उतना ज्यादा कोऑपरेटिव रहेगा। ओके, तो हमारे तरफ से पूरा आश्वासन है कि जो भी डिबेट आप करना चाहते हैं उस पर सरकार जवाब देने को तैयार है, मंत्री जवाब देने को तैयार है। आप डिबेट करिए, पार्लियामेंट चलता है तो दोनों के लिए और देश के लिए अच्छा है, हम पूरा स्वागत करेंगे। लेकिन वो कह रहे थे ना कि ताली 2 हाथ से बजती है। नहीं, हमने उनका हाथ तो पूछ लिया, आपका हाथ नहीं पूछा। नहीं, हम तो पूरी तरह चाहते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंस है कि पार्लियामेंट चले। अगर हम परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, पार्लियामेंट नहीं चलती, तो हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है। तो इसलिए हम अपोजिशन को पूरा मौका देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बातचीत में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करनी चाहिए कि संसद का शीतकालीन सत्र आराम से गुजरेगा, चर्चा होगी जिसे पूरा देश सुनेगा, और इसी के लिए संसद का निर्माण भी हुआ है, उसका काम भी यही है। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।